आगे बढ़े, हाँ बोलो सर। आगे बढ़े। यस हाँ आइए, यस सर। चलिए देखिए। सो फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन जो होता है बेटा, ये फ्रिक्शन बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, है ना। द नंबर 1 इज स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर 2 इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड नंबर 3 इज काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? स्टैटिक का मतलब क्या होता है बेटा? रुका हुआ। क्या होता है बोलो? हाँ रुका सर, हुआ। रुका जब हुआ। यस। किसी रुके हुए बॉडी पे फ्रिक्शन लगता है तो क्या बोलते हैं उसको? स्टैटिक Static फ्रिक्शन, friction. फ्रिक्शन। है ना। द फ्रिक्शन फोर्स कम्स इनटू प्ले बिटवीन टू सर्फेसेस इन कांटेक्ट व्हेन दे आर इन, बोलो, एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जब जब दो सरफेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होता है, देन दैट फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब बॉडी मूव कर रहा होता है, when there is relative motion between two surface, then क्या होता है बेटा? It is kinetic friction। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? हाँ यस। जल्दी से लिखिए, फास्ट लिखिए। स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ होता है? रुके हुए बॉडी पे होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ होता है बेटा? नाम से क्लियर है, काइनेटिक मतलब मोशन, मूविंग बॉडीज पे, है ना। द फ्रिक्शन एक्ट ऑन अ मूविंग सरफेस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक्ट ऑन अ acting on a static friction, a static object rest body is called static friction। ठीक है। और काइनेटिक का फर्दर वी हैव टू क्लासिफिकेशन। नंबर 1 इज स्लाइडिंग एंड दूसरा इज रोलिंग। स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे स्लाइड कर रहा होता है ना। जैसे इफ यू पुश और पुल अ ब्लॉक प्लेज ओवर अ सरफेस। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपके सामने में, देखिए अगर ऐसा करूं तो ये कौन सा फ्रिक्शन है बोलो? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है बेटा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग और यही सामने में अगर देखिए, अगर मैं अब आपके सामने में अगर मैं इस पेन को मैं छोड़ देता हूं तो ये रोल कर रहा है, तो इट इज रोलिंग फ्रिक्शन। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा? हाँ यस। लिखिए, यस फास्ट लिखिए। हाँ, आप बच्चे क्लास में नहीं है इसलिए, लेकिन इस है ना, लॉन्ग डेफिनेशन लिखने का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मैं समझा दिया। मेन न्यूमेरिकल्स में अभी जंप करूंगा मैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन, इस तरह से आपको नाम याद रखना है। चलिए आगे बढ़े बेटा। क्या बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? हाँ आप लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा, समझा दूंगा मैं थोड़ी देर के बाद। स्टैटिक और काइनेटिक के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है, वो मैं समझाऊंगा अभी। चलिए यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes sir, हो गया। सबका लिख के हो गया? चलिए हाँ जल्दी लिखिए, फास्ट कीजिए। डायग्राम सामने लिखिए, डायग्राम। हाँ सर। चलिए सर हाँ बोलिए सर। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? हाँ बता रहा हूँ ना, पहले आप लिखो तो सही जितना लिखा है। सब लिख लीजिए पहले आप। आइए। हो गया सर। क्या सर हो गया? आइए बाबू लोग देखो जरा। सपोज वी हैव अ 10 kg ब्लॉक, है ना। एक 10 kg ब्लॉक है, एक रफ सरफेस है यहाँ पे, है ना। ये क्या बेटा? रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, ध्यान सुनिएगा। एंड इस पे एक फोर्स लगा रहा है F = 50 न्यूटन, लेट्स से। सब सिमिलरली बेटा अपने पास एक दूसरा ब्लॉक है एंड उसका मास मान लेते हैं, लेट्स से इट इज 100 kg। ठीक है। एंड वही सरफेस है, रफ सरफेस है, सिमिलर बॉडी है, वापस से क्या आपका रफ सरफेस है, ध्यान सुनिएगा, रफ सरफेस। ठीक है। और इधर अपना फोर्स लगा F = बोलिए कितना लगाया? 50 न्यूटन। अब मुझे बताइए कौन से बॉडी को चलाना आसान है, कौन से चलाना डिफिकल्ट है? सर ऊपर वाले को आसान है चलाना। ऊपर वाले को आसान है। क्यों आसान है? हाँ उसका मास कम है। उसका मास कम है। मास इससे क्या कम है। हुआ? उससे क्या हुआ? नीचे लगा 100 न्यूटन, ऊपर में लगा नॉर्मल रिएक्शन N = 100। ध्यान सुनिएगा, इसमें लगा 1000 न्यूटन mg ना, तो ऊपर क्या लगा बोलो? N = 1000 न्यूटन। ध्यान सुनिएगा बेटा, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। लेट से मैं बोलता हूँ यहाँ फ्रिक्शन F1 बोला। लेट से इस केस के लिए फ्रिक्शन क्या बोला बेटा? F1। एंड इसके लिए क्या बोला फ्रिक्शन? लेट से इट इज F2। एंड इसका नॉर्मल रिएक्शन को N1 बोला, इसके नॉर्मल रिएक्शन को N2 बोला। ठीक है, आपको दिख रहा है कि सर इस केस में चलाना आसान है, इस केस में चलाना डिफिकल्ट है सर, जबकि सरफेस सिमिलर है, सरफेस का रफनेस सिमिलर है, बॉडी भी सिमिलर है, सिर्फ मास का डिफरेंस है। मास डिफरेंस होने से क्या हुआ सर? सर मास डिफरेंस होने से क्या हुआ? ठीक है, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, जाओ ध्यान सुनिएगा, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। एक मैंने लिया लेट्स से 50 kg का, ठीक है, और ऊपर से मैंने 500 न्यूटन लगा दिया।
ठीक है, वापस से सेम फोर्स F इज इक्वल टू 50 न्यूटन लगाया, बोलो क्या होगा? इसका मान लेते हैं फ्रिक्शन F3, बोलो क्या होगा? अब कौन सा चलाना आसान? 1 2 3 सब बच्चे बोलिए, सबसे आसान कौन? 1? हाँ सर, मैं 1। बोलो यार, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, बताओ सबसे चलाना आसान किसको? 1 को। 1 1 1 हाँ, 2 को चलाना डिफिकल्ट या आसान? और 3 को चलाना बहुत हार्ड। बहुत अब था। अरे दोनों सेम है भैया, देखो ध्यान से समझो। देखो नीचे लगा इसका M के वजह से mg 500 और 500 ऊपर से फोर्स लग रहा है, तो इट इज 500, तो टोटल कितना लगा नीचे बोलो? 1000। हाँ, ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन बोलो कितना? N3 इक्वल टू, बोलो अरे बोलो यार, 1000 न्यूटन। कुछ समझा नहीं समझा? 1000। कुछ समझा नहीं समझा? बोलो सर ये केस नंबर 2 और केस नंबर 3 दोनों में नॉर्मल रिएक्शन कितना है सर? 1000 न्यूटन है, इसमें भी 1000 न्यूटन है, तो इस दोनों को चलाने के लिए जो डिफिकल्टीज है दोनों के लिए सेम है, जबकि देखो मास अलग अलग है यार, इसका 100 केजी है, इसका 50 केजी है। हाँ ये दोनों में सिमिलर क्या है? सिमिलर ये है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसमें भी 1000 है, इसमें भी 1000 है। इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा वहां होता है जहां पर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होता है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ सर, हाँ क्लियर। बोलो, अगर मैं बोलता हूँ फ्रिक्शन ज्यादा वहां होता है जब मास ज्यादा होता है, सही बात गलत बात? नहीं सर, ये गलत बात। गलत ये गलत बात है। क्यों? आप देखिए, मैं एग्जांपल दिखाया आपको, 100 केजी भी लिया और 50 केजी भी लिया, बट दोनों में सेम है। यहाँ कम लगना चाहिए एफर्ट, यहाँ इजीली मूव करना चाहिए क्योंकि 50 केजी का है, लेकिन नहीं। क्यों? बिकॉज उसमें 500 फोर्स ऊपर से लग रहा है ना, तो कंप्रेसिंग फोर्स, बॉडी को, सरफेस को जो कंप्रेसिंग फोर्स लगता है उस बात पर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कितना लगेगा। इसका मतलब इन तीनों एग्जांपल से समझ में आपको आ रहा है कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, नॉर्मल रिएक्शन। यस और नो? यस सर। समझ में बिल्कुल भी नहीं आया? सर थर्ड वाला वापस समझाइए ना। अरे सर आपका वीडियो बंद हो गया। वीडियो गया सर आपका। हाँ गया नहीं, आ गया। सर थर्ड वाला वापस समझा दीजिए ना एक बार। बेटा थर्ड वाला ऐसा हुआ कि जो मास 50 केजी की वजह से 500 लगा नीचे में mg। हाँ सर। यस बोलिए। हाँ, और क्या लग रहा है बोलो? और क्या लग रहा है बोलो? 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बाहर से, ऊपर से। है ना? बाहर से क्या लगा? 500 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ बाहर से, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो 500 न्यूटन फोर्स प्लस 500 के mg की वजह से दोनों मिलके नीचे कितना लगा? 1000 न्यूटन ना। हाँ, तो 1000 न्यूटन से इस बॉडी को नीचे दबा रहे हैं ना, तो इस केस में फ्रिक्शन सेम लगा। इसका मतलब यहाँ मास 50 केजी है, यहाँ 100 केजी है, तो फ्रिक्शन मास पे डिपेंड नहीं किया। बिकॉज यहाँ से समझ में आ रहा था, अच्छा इसका 10 केजी मास है, इसका 100 केजी मास है, इसका मतलब यहाँ ज्यादा फ्रिक्शन है, यहाँ समझ में आया। लेकिन मैं इसी के एनालॉगस मैंने एक एग्जांपल और रखा आपके सामने में, जहाँ 50 केजी मास है सर। क्या है? 50 केजी मास है, वहाँ 1000 केजी, दोनों बराबर है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ बेटा कि जहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा लगेगा वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? यस सर। अगर मैं बोलूं फ्रिक्शन वहां ज्यादा जहां पे मास ज्यादा, सही बात गलत बात? गलत बात। गलत बात। मैं बोलूंगा फ्रिक्शन वहां ज्यादा जहां पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, सही बात गलत बात? सही बात। इसका मतलब फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। लिख लीजिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। फटाफट लिखिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से। एग्जांपल बना लेना। हाँ बना लीजिए, सब फास्ट कर लीजिए। सर सब बना लेना। हाँ सब फास्ट लिखिएगा बेटा, है ना? जितना फास्ट लिखेंगे उतना अच्छा होगा मेरे लिए। देखो फ्रिक्शन जो टॉपिक है ना बेटा, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है ना। बहुत बार ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे फ्रिक्शन तो आता है यार, क्या है इसमें, है क्या? लेकिन फ्रिक्शन में अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है। अगर आप कंसेप्ट सीख लेंगे ढंग से तो कहीं पर भी कुछ नहीं होगा। फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे चैप्टर्स इन्वॉल्व होंगे। जैसे आप 12th क्लास में ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में भी फ्रिक्शन को इन्वॉल्व होगा। आपको लगता है कि ऑप्टिक्स में सर क्या होगा? तो मिरर होता है, लेंस होगा। नहीं बेटा, वहां पर भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है एंड उसी से क्वेश्चन डिफिकल्ट बनता है। व्हेनेवर IIT जेईई में, नीट में कहीं पर भी दो कंसेप्ट का क्वेश्चन मिला, दो कंसेप्ट, दो चैप्टर को अलग अलग मिला दिया तो क्वेश्चन 100% सर एक मिनट साइड हो जाना। हाँ साइड हो गया। सबको दिख रहा है ना? विजिबल है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ फरहान समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर।
सर आप कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं बता रहा था कि ये सब्जेक्ट जो है कितना इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बता रहा था। नीचे हो ऊपर हो, मतलब वहाँ डेरा पे थोड़ा पानी देना, मुझे पानी। बाबू लोग क्लियर हो रही है क्या? यस सर। चलिए यस सर। यस सर। आइए आइए, तो हम लोग बात कर रहे हैं किस पे? एक मिनट फ्रिक्शन सर, इज, बाजू वाला मत रखिए। सर अपन बात कर रहे हैं फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स। हाँ, अब मैं एक चीज बोलता हूँ पहले। अच्छा, पहले ये काम करते हैं। तो अगर ये आपका प्रोपोर्शनल सिंबल है बेटा, इसको मैं इक्वेशन में बदलूंगा तो क्या करूंगा बोलो? एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा। यस सर। हाँ, दैट कांस्टेंट हियर इट इज म्यू। क्या बोलते हैं इसको? म्यू। ठीक है, ये जो म्यू होता है, दिस म्यू इज डिपेंड ऑन द सरफेस, कि सरफेस की रफनेस कैसा है ना, कितना रफ है। ज्यादा रफ तो म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा, स्मूथ सरफेस तो म्यू कम होगा, बिल्कुल 100% स्मूथ तो म्यू 0 होगा। 100% स्मूथ कुछ होता नहीं है, बट समझने के लिए, अगर मान लो ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, एकदम बिल्कुल एकदम विदाउट एनी फ्रिक्शन है, तो ऐसे केस में म्यू का वैल्यू कितना होगा बोलो? 0 होगा। तो आप नॉर्मल फोर्स कुछ भी लगा लो, फ्रिक्शन कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस है ना 100%। तो क्या मेरी बात क्लियर है? तो दिस म्यू इज, है ना, the constant that depends on the roughness of surface, and this is basically property of the surface, and this is called coefficient of friction. क्या बोलते हैं इसको? coefficient of friction. coefficient of friction. It depends on roughness. It depends on the roughness of surface. On the roughness of surface. लिखिए सर एक और बार समझा दो ना, म्यू वाला। म्यू बेटा, म्यू डिपेंड करता है किस पे बोलो? रफनेस पे, है ना। म्यू डिपेंड करता है किस पे बेटा? रफनेस पे, कि सरफेस कितना रफ है। अगर आपका ज्यादा रफ सरफेस होगा तो सेम बॉडी के लिए क्या होगा? फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। कम सरफेस, मतलब सरफेस अगर स्मूथ होगा तो सेम बॉडी के लिए फ्रिक्शन कम लगेगा। सिंपल सी बात है ना। अगर आपने घर के फ्लोर पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर क्या करो, पुल करो, तो वहां इजीली होगा। वही ऑब्जेक्ट को रोड पे लेके आओ तो टफ होगा। क्यों? रोड ज्यादा रफ है, हाँ सर। है ना। तो जो चीज, वो प्रॉपर्टी, वो चीज जो रफनेस पे डिपेंड करता है, दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस कांस्टेंट म्यू, एंड दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लिखिए सर ये कोएफिशिएंट का रेंज होता है क्या? ये बेसिकली रेंज नहीं बोल सकते इसको। क्या बोलेंगे कि हर एक सरफेस का अलग होता है ना। इसलिए लिखा ना, इट डिपेंड ऑन द रफनेस ऑफ सरफेस। कोएफिशिएंट का रेंज बोलना सही बात नहीं है, फ्रिक्शन का रेंज होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सर अभी जो कोएफिशिएंट होगा ये सब अलग अलग फ्रिक्शन के अलग अलग होने वाला है ना? क्या हो गया? हाँ हाँ, अलग अलग होगा ना सर। डो नॉट मिक्स। अभी 1 बाय 1 चल रहा है ना, चलते रहो। इसका जो आप स्कूल में कहीं कुछ पढ़े हैं उसको भूल जाओ, अभी वो सब मिक्स मत करो। एक सीक्वेंस है उसका, है ना। स्कूल में क्या होता है, दो लोग डायरेक्टली सिखा दिया, काइनेटिक, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, सब सिखा दिया, एक बार मिक्स करके छोड़ दिया। आप यहाँ मिक्स मत कीजिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलिए, एक एक चीज क्लियर होगा, ठीक है। स्कूल वाला तो बहुत ऊपर ऊपर से किया है उन्होंने। क्या बेटा? स्कूल वाला तो बहुत ऊपर ऊपर से किया है। हाँ सर, आइए। तो F इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा? म्यू इंटू एन। म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, F इज फ्रिक्शन, N इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ध्यान रहे, मैं इसको स्टार मार्क करके लिखाता हूं, लिखिए, इट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू mg। ध्यान रहे, ये हमेशा mg नहीं होता। इस बात को लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा, सर ने बताया। कभी बच्चे गलतियां यहां करते हैं। कहां गलती करते हैं, कैसे गलती करते हैं, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताऊंगा कि आप क्या गलती कर रहे थे। बेटा ध्यान से समझिए, ये हमेशा mg के बराबर नहीं होता है। ये हमेशा mg के बराबर नहीं होता है। ऑलवेज फाइंड आउट दिस, ऑलवेज कैलकुलेट दिस वैल्यू, कैलकुलेट दिस
वैल्यू एज पर द कंडीशन, एज पर द सिचुएशन लिख लीजिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात सर है। वो कोएफिशिएंट वाला रीड कर दो ना एक बार। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इट डिपेंड्स ऑन द रफनेस ऑफ सरफेस, इट डिपेंड्स ऑन द रफनेस ऑफ सरफेस। चलिए लिख के हो गया। हाँ सर। बाबू लोग कोई तकलीफ किसी को है बताओ? नहीं सर। चलिए आइए, आओ आगे बात करते हैं, ध्यान सुनेंगे। आजा बच्चों लोग ध्यान से सुनेंगे। आओ सर, F इज इक्वल टू म्यू इनटू एन की बात तो हो गई सर। आइए तो बेसिकली ध्यान सुनेंगे बेटा। सपोज वी हैव अ ब्लॉक ओवर हियर प्लेस ऑफ मास m, है ना, नीचे में लगा इसका mg लगा, बोलो लगा कि नहीं लगा? अरे बोलो यार। क्या लगा? mg लगा। ऊपर में क्या लगा बेटा? नॉर्मल रिएक्शन n लगा। ठीक, क्या n इज इक्वल टू mg है अभी? हाँ सर। ठीक है, मैं mg की बात नहीं कर रहा हूँ, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि n इज इक्वल टू mg है। चाहो तो मैं इसको इरेज भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरत नहीं है उसकी, है ना। आइए तो बेसिकली इसमें मैंने एक बाहर से फोर्स लगाया F एक्सटर्नल, है ना, अप्लाइड। तो क्या बॉडी मूव करेगी नहीं करेगी? बोलो। हाँ करेगी। करेगी ना? हाँ, हाँ। मूव करेगी। तो बताओ क्या पीछे तरफ फ्रिक्शन लगेगा? बोलो F। यस सर। अगर मैं, ध्यान सुनेगा, ये जो n है ना, ये जो n है, इस बॉडी का में जो n लग रहा है बाय द ग्राउंड एंड जो फ्रिक्शन लग रहा है ड्यू टू मोशन, तो इसको मैं अलग से बनाने की कोशिश करूं इधर। ध्यान सुनिएगा सर, उसमें एक n फोर्स लगा और एक पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा। ध्यान से सुनिएगा बाबू लोग। तो सर इस दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? बोलो बोलो क्या होगा? बोलो रिजल्टेंट F नेट। हाँ सर। ध्यान सुनिएगा, F नेट कितना होगा? बोलो सब बच्चे बोलिए। n स्क्वायर प्लस F स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हाँ सर। अरे बोलो यार, वेक्टर वेक्टर बोल रहे क्या? सर हाँ सर। अरे भैया बोल दो यार। यस सर। हाँ, ये वेक्टर हो गया ना। बताइए तो ये एंगल कितना होगा? रिजल्टेंट एंगल फाई। बोलो फाई इज इक्वल टू, बोलिए, tan इनवर्स, बोलो F बाई n। यस सर। यस अभी सर। कोई लिखेंगे Yes, sir. नहीं, अभी कोई हाँ, लिखेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे। सर इस बॉडी पे, इस ब्लॉक पे फोर्स लगा, ऊपर में n लगा, नीचे इधर F लगा। ठीक सर, इसका नेट फोर्स F नेट जो लगा कितना हुआ? बोलो कितना हुआ? बोलो इट इज n स्क्वायर प्लस F स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कहां से सर? वेक्टर फॉर्मूला से, है ना, वेक्टर एडिशन से, है ना। आइए तो बेसिकली जो एंगल जो बन रहा है रिजल्टेंट एंगल फाई कितना हो रहा है? tan इनवर्स F बाई n। बाबू लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे ढंग से लिखता हूँ तो स्पेस बचाने के लिए। F नेट इज इक्वल टू आपका है n स्क्वायर प्लस F स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, और फाई इज इक्वल टू है tan इनवर्स F बाई n। बाबू लोग अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, F इज इक्वल टू क्या होता है सर? म्यू इंटू n होता है। क्या होता है बेटा? F इज इक्वल टू म्यू इंटू n होता है। तो इफ यू पुट म्यू इंटू n हियर, सो इट इज कमिंग टू बी हाउ मच? बोलिए, म्यू इंटू n डिवाइड बाय n। क्या n और n कैंसिल हो गया? हाँ सर। सर क्या बचेगा? बोलो tan इनवर्स म्यू बचेगा। क्या बचेगा बेटा? tan इनवर्स म्यू बचेगा। सो फाई इज कमिंग टू बी tan इनवर्स म्यू। आप ध्यान सुनिएगा, मैं कुछ टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टर्म्स यूज होते हैं। ध्यान सुनिएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा बेटा कि इस F नेट का अगर कंपोनेंट, अच्छा पहले सुनो, इस F नेट का नाम क्या है? नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या नाम है इसका? नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। इस नेट कॉन्टैक्ट फोर्स का ये कंपोनेंट है N और एक कंपोनेंट है F। बोलो है कि नहीं? हाँ, मतलब F नेट cos फाई इज N, F नेट sin फाई इज F। बोलो यस और नो? यस सर। अब ध्यान सुनिएगा, मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, F नेट का वह कंपोनेंट दैट इज पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस को ही फ्रिक्शन बोलते हैं। हाँ सर। बोले सर। यस सर, समझ गया। मैंने बोला नेट कॉन्टैक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट है, एक N और एक F। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट है, एक N और एक F, क्योंकि इस दोनों से मिलकर ये बना है। तो इसका वह कंपोनेंट जो सरफेस के अलोंग है वो ही फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है। ये दूसरा भाषा है, दूसरा तरीका है फ्रिक्शन को लिखने का। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? समझा सर।
friction is the component of net contact force which is along the surface in contact. Yes. Yes, sir. हाँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, मैं लिख देता हूँ पहले, बोलिए सर। सर आपने एन और फ्रिक्शन का ही वो क्यों लिया रिजल्टेंट, और भी क्या दो रिजल्टेंट आपने एफ और एन का ही क्यों लिया? एन का आपका, अरे mg तो इसके वेट के सरफेस पे लगा ना, तो बॉडी पे क्या हुआ, ऊपर में n लगा, हाँ, और पीछे में f लगा। सर एफ नेट तो पर आगे के डायरेक्शन में आएगा ना, एफ एक्स नहीं, एफ नेट क्यों, इसको ऐसा समझ लो, दिक्कत हो रही तो मान लेते वेलोसिटी v से मूव कर रहा है कांस्टेंट। अब बोल, अब बोलो। सर अगर वो आगे वाला फोर्स अगर फ्रिक्शन से ज्यादा है तो एफ नेट तो आगे लगेगा ना? डेफिनेटली आगे लगेगा, बॉडी आगे मूव भी करेगी, तभी तो आगे मूव करा रहा हूँ, मूव कर रही तभी तो फ्रिक्शन लग रहा है। सर आपने एफ नेट पीछे कैसे लिया, ये राइट साइड में? एफ नेट पीछे कहाँ ले रहा हूँ बेटा, ये नेट कांटेक्ट फोर्स है, ये एफ नेट नहीं है। एफ नेट देखो, मैं इसे तो लिखा हूँ अलग से, नेट कांटेक्ट फोर्स। ये नेट फोर्स नहीं है, ये नेट कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट दोनों सरफेस का जो कांटेक्ट हो रहा है ना यहाँ पे इस बॉडी का इस सरफेस से, तो कितना कांटेक्ट फोर्स डेवलप हो रहा है उसका जब ये मूव करेगा, तो वो कितना है, n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वो नेट फोर्स नहीं है, वो नेट फोर्स नहीं है बॉडी पे, वो क्या है, नेट कांटेक्ट फोर्स है। दोनों में डिफरेंस है, नेट फोर्स और नेट कांटेक्ट फोर्स में डिफरेंस है, समझ पा रहे हैं? हाँ सर समझा। हाँ, तो ये क्या है बेटा, नेट, ऐसे लिखिए, नेट कांटेक्ट फोर्स लिखिएगा उसको, ध्यान समझो। तो मैंने क्या बोला बेटा, द कंपोनेंट ऑफ COMP ना, द कंपोनेंट ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स अलोंग द सरफेस is called friction force। क्या बाबू लोग मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर, आती है। Yes, sir. यस सर। कोई तकलीफ नहीं कोई सर। तकलीफ है? अच्छा, ये जो फाई है बेटा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, वेयर म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट या फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। बोलो, बात क्लियर है? क्या आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आया, क्या क्या बोल सकते हैं अपन? क्वेश्चन में ऐसे टर्म यूज कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली फ्रिक्शन ना दे करके, आपको डायरेक्टली म्यू ना दे करके वो बोलेंगे कि द नेट कांटेक्ट फोर्स इज, कुछ बताएगा, बोलेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ है, अब बताओ फ्रिक्शन कितना, तो क्या करोगे? उसका वो कंपोनेंट जो स्केल होंगे। नहीं समझा? जल्दी से लिखिए, फास्ट लिखिए, डू इट फास्ट। पार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। चलिए, जल्दी कीजिए बेटा लोग, जल्दी कीजिए। हो गया सर। सबका हो गया? रुको। हाँ, रुक गया सर। सर हाँ सर, मुझे प्राण, थोड़ा हाँ। सा ब्लरी हो रहा है, थोड़ा लास्ट लाइन मतलब कौन सा वाला बोलो? इसका बोल डिक्टेट कर सकते हो मुझे थोड़ा? कौन सा वाला? ये नहीं, ये वाला दूसरे साइड जो आपने सॉल्व किए है ना। अच्छा, डायग्राम एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ना। एफ नेट इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड फाई इज इक्वल टू है tan इनवर्स f बाई n। जब f इज इक्वल टू म्यू इनटू n पुट करेंगे तो n और n कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल गिव यू tan इनवर्स म्यू। सो फाई इज इक्वल टू क्या आया? tan इनवर्स म्यू आया। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट फोर्स, या सिंपल एंगल ऑफ कांटेक्ट की बोलने से काम चलता है। बोलिए, यहां तक क्लियर है?
मैं अभी फ्रिक्शन में न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लियर है। सिर्फ मैं समझाता हूँ कि वर्ड्स को समझा रहा हूँ कि फ्रिक्शन से रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स आते हैं आपके लाइफ में। अभी मैं न्यूमेरिकल की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो फ्रिक्शन और क्लियर हो जाएगा। फ्रिक्शन कब लगता है, कहाँ लगता है, कैसे लगता है, कितना लगता है, सब क्लियर हो जाएगा। बोलो क्लियर है बाबू लोग? यस सर। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत देना। यस सर। चलिए आगे बढ़े। नहीं सर, एक सेकंड। हाँ यस सर। जल्दी लिखो यार। हो गया? हाँ सर, हो गया। है ना? चलिए, सो फाइन, आइए एक चीज और समझा दूं आपको। जरा आ जाओ, समझो जरा, समझेंगे बाबू लोग, देख लीजिए। आइए ध्यान समझना। जैसे मान लेते हैं एक ब्लॉक है जिसका मास मान लेते हैं 5 kg है, एंड वी हैव अनदर ब्लॉक, थोड़ा बड़े साइज का लेता हूं, लेट से उसका ये मास 5 kg मान लिया। ठीक, सेम सिचुएशन में रखा। ठीक है, बताओ, नीचे लगा 50 न्यूटन, ऊपर में लगा n, नीचे लगा 50 न्यूटन, ऊपर में लगा n। बोलो दोनों में n बराबर है ना? हाँ सर। तो F इज इक्वल टू म्यू इनटू n जो होगा, उसमें जो n है, क्या n दोनों में सेम है? हाँ सर, सेम है। तो सेम है अगर, सर। हाँ, अगर रफनेस भी सेम है, मतलब म्यू भी सेम है, तो बताओ क्या फ्रिक्शन सरफेस के एरिया पे डिपेंड क्या किया? नहीं किया सर। नहीं। तो नहीं फ्रिक्शन नहीं किया। एरिया पे डिपेंड नहीं करता, कॉन्टेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो कुछ पॉइंट्स हैं, लिखते हैं, आओ लिखो। लिखो फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट, लिखो फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द सरफेसेस। ठीक है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, अपन सिखा दिया आपको। ठीक है, फटाफट लिखिए। नंबर 3, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और एंगल ऑफ, ये सब वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को क्या बोलेंगे? फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स लिख लीजिए अच्छे से, है ना? उसके बाद द फोर्थ वन एट द लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन इज फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब कहीं पर भी अगर सरफेस कांटेक्ट में है तो इस पे अगर फ्रिक्शन लगा पीछे की तरफ, तो इस सरफेस पे लगेगा आगे की तरफ। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलो यार। यस सर। क्लियर है बाबू लोग? यस सर। सबको समझ में आता है कि नहीं आता? बोलो। हाँ सर। हाँ। सबका लिख के हो गया? एक मिनट सर। जल्दी लीजिए। हाँ सर, हो गया। चलिए आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। हाँ सर। नहीं सर। क्या भाई, तो जल्दी लिखो यार। Should I move ahead? Yes sir. चलिए। हाँ सर। हाँ। सर एक सेकेंड। अरे यार, हो गया सर। चलिए इसका एक बार पहले पढ़िए, इसका फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग लिखने में बहुत टाइम लगा लोगे, है ना? चलिए क्या है, हाँ, स्क्रीनशॉट लिख के तो इस पे छोड़ देना आप लोग, क्लास के बाद फिर लिख देना। क्या है बोलिए? इट इज मिसकंसेप्शन दैट फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। जो मैंने समझाया ना, मैं उसी को लिख दिया आपके सामने में। इट इज मिसकंसेप्शन दैट फ्रिक्शन अपोजेस मोशन और ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। सही बात गलत बात? बोलिए। सही बात। सही बात है ना, सही। कि ये किसी बॉडी को मूव स्टॉप नहीं करता या उसके मोशन को अपोज नहीं करता। क्या करता है? इट एक्ट इन सच ए वे दैट इट ट्राइज टू कीप टू ऑब्जेक्ट टुगेदर बाय एक्सिलरेटिंग और डी एक्सिलरेटिंग। अगर सपोर्ट किया मोशन को तो एक्सिलरेट किया, और मोशन को अपोज किया तो डी एक्सिलरेट किया। बट वो चाहता क्या है आखिर
लास्ट में मतलब रिजल्ट देखोगे तो क्या व्हाट डज इट वांट, क्या चाहता है बोलो, इट ट्राइज टू कीप द टू बॉडी इन कांटेक्ट। अगर कांटेक्ट में था तो चाहता है कि फ्रिक्शन दोनों बॉडी साथ साथ रहे। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. हाँ, समझ। Yes, sir. हाँ sir. Even if the two bodies get separated, then also friction does not give up and it tries to bring them together। मतलब अगर मान लो मोशन हो भी रही है तो फ्रिक्शन चाहता क्या है कि वो थोड़ी देर बाद ही सही बट रुक जाए, वो कोशिश करते रहता है, वो छोड़ता नहीं है। कैसा नहीं कि फ्रिक्शन लगना बंद हो गया। जैसे मान लो अगर मान लिया मेरा व्हीकल है बेटा रोड पे, जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में मोशन चालू किया गाड़ी की तो स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, थोड़ा एक्सीलरेट लेना पड़ता है। तब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जब गाड़ी चलने लगी तो फ्रिक्शन बंद हो गया, नहीं, फ्रिक्शन तब भी लगता है। अगर आप गाड़ी बंद कर दोगे तो अपने आप थोड़ी देर बाद रुक जाती है। ये सुन लो, Yes, बोलो sir. यार, अगर चलती है गाड़ी तो अगर आप इंजन बंद कर दोगे तो क्या रुकती नहीं है? क्या रुकती है सर? रुकती है सर। तो क्या फ्रिक्शन बीच में गायब हो गया था क्या? नहीं, फ्रिक्शन तब भी लग रहा था जब बॉडी को रोकने की कोशिश किया, बॉडी नहीं रुकी, बॉडी चल रही है तो भी फ्रिक्शन लगते रहता है। फ्रिक्शन पूरी कोशिश करता है शिद्दत से कि बॉडी और सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। अगर इस चीज को अपोज करना है तो आपको इंजन स्टार्ट होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ yes sir। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप प्रॉपर इस पे छोड़ दीजिए बेटा, आप लिख लीजिएगा बाद में, बिकॉज यू विल टेक टू मच टाइम टू राइट दिस। सबने फोटो ले लिया? Yes, sir. हाँ Yeah. सर लिख लिया। हाँ चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, आइए समझते हैं जरा। चलिए अपने पास क्या बेटा, एक ब्लॉक है ऑफ मास 5 kg, सरफेस के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है वो कितना है? 0.2 एंड वी आर अप्लाइंग अ फोर्स F हियर। ठीक है, तो आपको कॉलम बनाना है। कॉलम में एक कॉलम में फोर्स अप्लाइड है, एक में फ्रिक्शन फोर्स है, एक में एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो आपको ये फिलअप करना है। आइए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, 1 by 1 आप सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले आप ये डायग्राम बना लीजिए और ये टेबल बना लीजिए एंड साइड में स्पेस छोड़िए फॉर द कैलकुलेशन। जल्दी से कीजिएगा। अरे बोल दो यार सर वो क्या लिखा है सेकंड कॉलम में, क्या लिखा है? एफ एस। अरे भैया ये एफ एस है ना, फ्रिक्शन। एफ एस का मतलब होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, समझ में आ जाएगा अभी। हाँ। एक एक चीज 1 by 1 समझाऊंगा। आइए स्टेप बाय स्टेप, बोलो यहां तक क्लियर है? अरे बोल दो यार। Yes, sir. चलिए आइए हाँ। आइए पहले कुछ चीज मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, आपके सामने में आ जाओ। बोलो क्या नीचे लगा 50 न्यूटन? बोलो Yes, sir. यार। हाँ सर। ऊपर में लगा एन, बोलो यार। हाँ। बोलो एन इज इक्वल कितना हुआ बेटा? बोलो एन इज इक्वल कितना हुआ? बोलो 50 न्यूटन। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। चलिए तो बताओ फ्रिक्शन इज इक्वल होता है म्यू इंटू एन। क्या होता है बेटा? म्यू इंटू एन होता है कि नहीं? बोल म्यू Yes, sir. कितना है यार? 0.2 है, इंटू कितना है? एन कितना है? 50 है, कितना है? बोलो 10। Yes, sir. अरे आया कि नहीं आया यार? आया सर। फ्रिक्शन कितना है? 10 न्यूटन आया कि नहीं आया? बोल। आया सर। आप ध्यान सुनो, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, एकदम बिल्कुल कान खोल लो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने F का जो वैल्यू है बोला 0 न्यूटन। अब बताओ फ्रिक्शन कितना? 10। हाँ सर 10 ही अरे बोलो यार। 10 ही तो होगा सर। अरे बोलो यार। हाँ 10 ही होगा। अरे बोलो यार। बोल दिया ना सर। हाँ नहीं होगा, गलत है, गलत है। क्यों? 0 होगा। अरे क्यों? अरे भाई साहब जब फोर्स 0 है यार, बॉडी चलना ही नहीं चाह रहा तो फ्रिक्शन क्या हाँ बात का वही यार? सर। हाँ सर 0। अरे बोलो यार, जब बॉडी हाँ, चलना ही नहीं चाह रहा तो फ्रिक्शन क्या बात का भाई साहब? हाँ सर। नहीं समझा तू? समझ गए समझा? सर, समझ गए। बताओ। अरे साला, हाँ 1 मिनट हो गया। तो ये 0 हो गया, बराबर है। जब यस सर। आगे 4 0। अच्छा फ्रिक्शन लगेगा किधर? पीछे लगेगा ना, मैं डायरेक्शन दिखा देता हूँ, है ना एफ एस। ठीक है, आगे भी 0 पीछे भी 0। बोलो एक्सप्रेशन कितना? 0। 0। क्लियर है? अरे क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ आइए अगला, मैंने बोला F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। बोलो अब बताओ फ्रिक्शन कितना? 10।
10 ना? अरे बोलो यार, 10 नहीं होगा। बोलो। अब देखो 5 kg है, इधर लगा बोलो 5 न्यूटन लगाया मैंने, और फ्रिक्शन कितना हुआ बोलो 10 न्यूटन। कितना हुआ बोलो 10 न्यूटन हुआ कि नहीं बोल? अरे हुआ कि नहीं हुआ यार? हाँ सर। आगे लगा 5, पीछे लगेगा 10। बॉडी बोलो, बॉडी किधर मूव किया, आगे गया पीछे गया? अरे तुम लोग बोलते होते बोले यार। आगे लगा 5 न्यूटन, पीछे लगा 10 न्यूटन फ्रिक्शन, तो बॉडी आगे मूव किया पीछे मूव किया? इधर ही रहेगा सर, इधर ही रहेगा। ऐसा होता है क्या जिंदगी में? ऐसा नहीं होता, कोई गलत। ऐसा होता है क्या? बॉडी को खींच रहे हो, बॉडी अपने आप पीछे जा रही है, ऐसा होता है क्या? नहीं सर। अरे बोल दो यार, मैं बॉडी को खींच रहा हूँ पीछे जा रही है, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं सर। सर, नहीं। इसका मतलब ये सही है गलत है? बोल। गलत है। सही गलत है? गलत है सर। गलत है। सही क्या है बोल? गलत सर। सही क्या है? सर फ्रिक्शन भी 5 लगेगा। हाँ सर। फ्रिक्शन भी 5 लगेगा। क्यों लगेगा? ध्यान सुनेंगे सर, ध्यान सुनेंगे। फ्रिक्शन भी 5 लगेगा, ध्यान सुनेंगे सर। फ्रिक्शन भी 5 लगेगा और बॉडी नहीं चलेगा। आगे लगा 5 न्यूटन तो पीछे भी लगा 5 न्यूटन, इसलिए एफ नेट 0 हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा बोलो? 0 हो जाएगा। हाँ, आप ध्यान सुनिएगा सर। ये फिर ये 10 है क्या? क्या सर ये अमिताभ बच्चन है दिखाने के लिए? बोलो, समझ में नहीं आ रहा है सर? अरे बोलो भाई साहब, बोल दो यार। फिर ये 10 क्या निकाला सर आपने? ये फिर ये 10 क्यों टाइम पास क्यों किया सर? आप ध्यान सुनना, आप ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना बाबू लोग, ध्यान सुनना। ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात है। क्या सर, क्या बोले? मैक्सिमम। ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात है, औकात है। ये क्या है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात है सर। मैक्सिमम इतना फ्रिक्शन लग सकता है। अरे बोलो यार। हाँ सर, बोला। हाँ सर, इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, इससे ज्यादा इसकी औकात ही नहीं है सरफेस की। बट जरूरत कितना है ये भी तो डिपेंड करता है। बोलो, जब जरूरत थी तो फ्रिक्शन क्या जरूरत नहीं लगाया 10 न्यूटन, 0 लगा। अरे हाँ ना यार, समझो फ्रिक्शन चाहता क्या है? फ्रिक्शन ट्राइज टू, बोलो, फ्रिक्शन ट्राइज टू, बोलो, अपोज रिलेटिव मोशन। हाँ, तो ये जब चलना चाह ही नहीं रहा था तो फ्रिक्शन क्या बचता यार? हाँ सर, हाँ। अच्छा, दूसरा केस में जब ये 5 न्यूटन से चलना चाह रहा है तो पीछे 5 न्यूटन लग के ही जब बॉडी रुक जा रही है तो 10 न्यूटन क्यों लगेगा जबरदस्ती का? हाँ सर, नहीं लगेगा। क्लियर है? तो इसलिए फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि 5 न्यूटन लग के ही फ्रिक्शन खुश है, बॉडी को रोक दिया, मजा आ गया उसको। वो समझ में नहीं आया? समझा सर। आइए 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 आइए, और आए और आओ, और आओ। यस सर, बोलिए। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में, तो आप थोड़ा समझा देंगे ये वाला सर? कौन सा वाला? ये वाला 5 बोला? हाँ सर, ये पहले के 2 कंडीशंस। देखो, जब 0 लगा तो कोई फोर्स लगा ही नहीं, बॉडी चलना ही नहीं चाह रहा था, फ्रिक्शन भी 0। ओके सर, ठीक है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 आया। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये 5 न्यूटन से चलना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात कितनी है? 10 न्यूटन। हाँ, तो वो 5 न्यूटन लगा के जब खुश हो गया, बॉडी रुक गया, तो 10 न्यूटन क्यों लगेगा फालतू का? हाँ सर, इसलिए फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन ही लगेगा। क्लियर है? यस सर। और एक्सेलरेशन वापस से 0 हो गया। थर्ड केस, अब लेता हूं F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। क्या लिया? F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये F जो है कितना बेटा? अब ये 10 न्यूटन है। अब बताओ फ्रिक्शन कितना? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। क्यों? क्योंकि इसको रोकने के लिए 10 न्यूटन चाहिए अब, बिकॉज द फोर्स अप्लाइड इज 10 न्यूटन। सो इस बॉडी को रोकने के लिए, इस बॉडी का रिलेटिव मोशन को अवॉइड करने के लिए इट रिक्वायर्ड नाउ इट इज 10 न्यूटन, और 10 न्यूटन लग सकता है, इसलिए 10 न्यूटन अभी भी लगेगा। बोलो, समझ में ही नहीं आया? हाँ सर, सर आपने बताया था मैक्सिमम वाला। क्लियर है बेटा? अरे क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, आप ध्यान सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे लोग, बाबू लोग देखो, आ जाओ। अब मान लिया मैंने, क्या मान लिया? 15 न्यूटन। क्या मान लिया बेटा? 15 न्यूटन। कितना न्यूटन? F इज इक्वल टू 15 न्यूटन। बताओ तो बॉडी कैसे रुकेगी? सर चलेगी अभी बॉडी, चलने लगेगी। सब 10 न्यूटन रहेगा। पक्का? समझ में आ गया? हाँ सर। क्योंकि मैक्सिमम औकात कितनी है इसकी? 10 न्यूटन। बोलो, बॉडी रुकी नहीं रुकी? अरे बॉडी रुकी नहीं रुकी? नहीं रुकेगी। ये कोशिश कर रहा है 10 न्यूटन से, बट बॉडी को रोक नहीं पा रहा, तो फ्रिक्शन लगा 10 न्यूटन,
यस और सर एक्सीलरेशन कितना बोलो, अरे बोलो, आगे लगा 15 पीछे लगा 10, एक्सीलरेशन कितना बोलो 15 माइनस 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर समझ में ही नहीं आया ये क्या हो गया? सर समझा समझ में इजी डिफिकल्ट? इजी है तो भाई साहब ये क्या था बोलो? फ्रिक्शन की मैक्सिमम मैक्सिमम औकात मैक्सिमम कितना लग सकता है? सर 10 भाई, न्यूटन इसमें। जरूरी नहीं कि उतना ही लगे। क्लियर है बेटा? हाँ सर हाँ क्लियर। सर इसको बोलते हैं एफएस मैक्स। क्या बोलते हैं? एफएस एफएस मैक्स। मैक्स। मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है सर? कितना है? ये म्यू इनटू एन है। फ्रिक्शन हमेशा म्यू इनटू एन नहीं होता है यार। बोलो अभी फ्रिक्शन कितना 0, हाँ अभी कितना 5, हाँ अभी कितना हाँ 10, सर, 5, अभी कितना 10। हाँ अरे बोलो सर। यार, इसका हाँ, मतलब क्या? फ्रिक्शन हमेशा म्यू इनटू एन होता है क्या? नहीं। नहीं। म्यू इनटू एन है, फिर क्या है म्यू इनटू एन? ये मैक्सिमम हाँ औकात है। औकात। क्लियर? समझ में आ गया क्या? हाँ यस सर देखो, अरे लिख लो यार, कुछ है थोड़ी सवाल में, कुछ है थोड़ी, लिख जल्दी से लिखिए, अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं अपने को। फास्ट। उफ, बाप रे बाप, जल्दी करो यार। हाँ सर हो गया। सबका हो गया बेटा, सबका हो गया? नहीं All हुआ done? सर, एक सर सेकंड। एक सर, मिनट, नहीं। सुपरमैन नहीं जल्दी लिखिए। मैं तो चाहता हूँ मैं वैसे सुपरमैन बन जाए। तू है कि बस सर तो मतलब वो बना एफ के इज दिखा। इक्वल टू म्यू इनटू एन, बस हमारा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो रहता है वो है ना। हाँ, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन। अगर आप डीबीएस की भाषा में बोलना चाहते हो तो इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन। ठीक है? और मेरी बिहारी भाषा में बोलो तो मैक्सिमम औकात। ठीक है? यस सर कौन सा अच्छा है, मेरा वाला या तेरा वाला? मैक्सिमम औकात। हाँ सर दोनों अच्छे हैं जबर अरे बोलो क्लियर है? यस हाँ सर। हाँ हाँ सर सर। चलिए, लिख के हो गया सबका? हाँ हाँ सर। यस हाँ सर चलिए तो आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए आइए, आइए बाबू लोग आ जाओ। एक सवाल किया, अब कंसेप्ट सुनो ध्यान से। तो सर जो एफ एस इज इक्वल टू मैंने म्यू इंटू एन जो निकाला, ये क्या है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है सर। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब सर किसी भी बॉडी के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन अगर लगेगा तो कितना लग सकता है? बोलो म्यू इंटू एन के बराबर और उससे कम लगेगा। और कितना लग सकता है? चाहे तो 0 से बराबर या फिर उससे ज्यादा लगेगा। सर ये फ्रिक्शन की रेंज है। कुछ भी समझ में नहीं आया सर, ये क्या बोल रहे हो आप? सवाल से समझ में आया होगा। मिनिमम 0 था, मैक्सिमम इतना था। समझ गया सर। हाँ सो सर इट इज द रेंज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। बाबू लोग क्लियर है मेरी बात? हाँ यस सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर दो। 1 मिनट सर। यस हाँ मैं रुक गया भैया, 1 मिनट 2 मिनट, जितना बोलो उतना रुकेंगे। आप जितना फास्ट करोगे उतना फास्ट में कराऊंगा, क्या दिक्कत है मेरे को? आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आर यू हैविंग प्रॉब्लम? नो सर। का हो? ठीक बा? सर ठीक बा। अरे कैसन बा? ठीक बा? हाँ सर सब ठीक बा, ठीक बा। सर यस सर हाँ चल, अगला सवाल सर सामने में। लिखा नहीं, एक मिनट। अरे भैया लिखो यार, 2 लाइन तो है भाई। अच्छा जब मैं बोलता हूँ तुम लोग मेरी बात पे ध्यान देते हो ऐसा? हाँ सर। मैं सर। बोलूंगा ही नहीं, फिर तो मैं बोलूंगा ही नहीं। चल अब लिख दो। क्या सर? अब मैं बोलूंगा ही नहीं, लिख। सर फिर आप कसम दे देते हो, फिर नहीं लिखना पड़ता। हो गया सर। हो गया बेटा, हो गया? हाँ सर हो अरे गया। हो गया। चलिए आगे बढ़े। यस सर।